जय मां कामाख्या कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा मेरे उन श्रोताओं के लिए, उन दर्शकों के लिए है जो कुंडली या ज्योतिष में थोड़ी बहुत रुचि रखते हैं। अपनी कुंडली को भी अगर देख रहे हैं या किसी व्यक्ति की कुंडली का अगर वो आकलन कर रहे हैं तो कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को उनको अपने जहन में, ध्यान में रखना चाहिए। जैसे किसी भी ग्रह की महादशा में उसी ग्रह की अंतर्दशा अनुकूल फल नहीं देता। योग कारक ग्रह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी ग्रह जो होता है, उसकी महादशा में पापी या मारक त्रिसडाय ग्रह की अंतर्दशा आने पर प्रारंभ में शुरुआत में सुफल तथा उत्तरार्ध मतलब पहले शुभ और उत्तरार्ध में अशुभ फल मिलते हैं। अकारक ग्रह की महादशा में कारक ग्रह की अंतर्दशा आने पर प्रारंभ में तो अशुभ तथा उत्तरायण में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भाग्य स्थान का स्वामी यदि भाग्य भाव में बैठा हो और उस पर गुरु की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति प्रबल भाग्यशाली माना जाता है। मित्रों, लग्न का स्वामी सूर्य के साथ बैठकर विशेष अनुकूल बन जाता है। सूर्य के समीप निम्न अंशों तक जाने पर कोई भी ग्रह अस्त हो जाते हैं। चंद्रमा 12 अंश पर, मंगल 17 अंश पर, बुध 13 अंश पर, गुरु 11 अंश पर, शुक्र 9 अंश पर और शनि 15 अंश पर। फलस्वरूप ऐसे ग्रहों का फल जो होता है वो न्यून हो जाता है या शून्य हो जाता है। अस्त ग्रह जिन भावों के अधिपति होते हैं उन भावों का भी फलों को आप शून्य ही समझे। सूर्य उच्च का होकर यदि 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति अत्यंत प्रभावशाली तथा प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले व्यक्तित्व के होते हैं। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर यदि कोई ग्रह अपनी राशि में बैठा हो, सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर कोई भी ग्रह अपनी राशि में बैठा हो तो वह अपनी दूसरी राशि के प्रभाव को बहुत ही अधिक बढ़ा देता है। किसी भी भाव में जो ग्रह बैठा है, इसकी अपेक्षा जो ग्रह उस भाव को देख रहा है उसका प्रभाव अधिक होता है। जिन भावों में शुभ ग्रह बैठे हो या जिन भावों में शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो वह भाव शुभ फल देने में सहायक हो जाते हैं। यदि एक ग्रह दो भावों का अधिपति होता है तो ऐसी स्थिति में वह ग्रह अपनी दशा में लग्न से गिनने पर उस ग्रह की जो राशि पहले आती है उसका फल वो प्रदान करेगा। दो केंद्रों का स्वामी ग्रह यदि त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठा हो तो उसे केंद्र दोष नहीं लगता, वह शुभ फल देने के लिए सहायक हो जाता है, सामर्थ्य हो जाता है। इसमें सामान्य नियमों के अनुसार यदि कोई ग्रह दो भाव का स्वामी होता है वह अशुभ फल देने लग जाता है, चाहे वह जन्म कुंडली के कारक के ग्रह ही क्यों ना हो। अपने भाव से केंद्र व त्रिकोण में पड़ा हुआ ग्रह शुभ होता है। अपने भाव से केंद्र व त्रिकोण में पड़ा हुआ ग्रह शुभ होता है। केंद्र के स्वामी तथा त्रिकोण के स्वामी के बीच यदि संबंध हो तो वो एक दूसरे की दशा में शुभ फल देने लगते हैं। यदि संबंध ना हो तो एक की महादशा में जब दूसरे की अंतर्दशा आती है तो अशुभ फल की प्राप्ति होती है। वक्री ग्रह पर ग्रह अधिक बलवान हो जाते हैं तथा वह ग्रह जन्म कुंडली में जिस भाव का स्वामी है उस भाव को विशेष फल प्रदान देता है। यदि भावाधिपति उच्च मूल त्रिकोण स्वर क्षेत्रीय अथवा मित्र क्षेत्रीय हो तो वह शुभ फल को देता है। यदि भावाधिपति उच्च मूल त्रिकोण या स्वक्षेत्री अथवा मित्र क्षेत्रीय हो तो वह शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। यदि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठा हो या त्रिकोण का केंद्र में बैठा हो तो वह ग्रह अत्यंत ही श्रेष्ठ फल देने वाले होते हैं। वह श्रेष्ठ फल देने में समर्थ भी होते हैं। जन्म कुंडली में पहला, पांचवा और 9वां स्थान त्रिकोण का कहलाता है, परंतु कोई ग्रह त्रिकोण में बैठकर केंद्र के स्वामी के साथ संबंध स्थापित करे या करता है वह न्यून योग कारक ही माना जाएगा। त्रिक स्थान कुंडली के 6, 8, 12 भाव को त्रिक स्थान कहते हैं।
में यदि शुभ ग्रह बैठे हो तो त्रिक स्थान को शुभ फल देते हैं, परंतु स्वयं दूषित हो जाते हैं और अपनी शुभता को खो देते हैं। यदि त्रिक स्थान में पाप ग्रह बैठे हों तो त्रिक भाव को पाप युक्त बना देते हैं, पर वह ग्रह स्वयं शुभ रहते हैं और अपनी दशा में शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। त्रिक स्थान के स्वामी यदि किसी भी या अन्य त्रिक स्थान में बैठे हो या त्रिक स्वामी अपनी दशा और अंतरदशा में शुभ ही रहते हैं, चाहे अशुभ हो या पाप ग्रह हो, पर यदि वह त्रिकोण भाव में या त्रिकोण भाव का स्वामी होता है तो उसमें शुभता आ ही जाती है। एक ही त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण भाव में बैठ जाए तो उसका शुभता समाप्त हो जाता है और वह विपरीत फल देने लगता है। जैसे कि पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में हो तो संतान संबंधी समस्याएं देता है या संतान योग को न्यून कर देता है। यदि एक ही ग्रह जन्म कुंडली में 2 स्थानों का स्वामी हो तो शुभ फल दायक नहीं रहता। जन्म कुंडली में पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव केंद्र स्थान कहलाता है। शनि और राहु विच्छेदात्मक ग्रह है, अतः ये दोनों ग्रह जिस भाव में होंगे संबंधित फल वैसे ही विच्छेद करेंगे। जैसे अगर ये ग्रह सप्तम भाव में हो तो पत्नी के साथ विच्छेद करता है, यदि ये पुत्र भाव में हो तो पुत्र सुख में न्यूनतम ले आता है। राहु या केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की राशि के स्वामी स्वयं बन जाते हैं तथा जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह के गुणों को भी ये स्वामी ग्रहण कर लेते हैं। केतु ग्रह के साथ बैठकर केतु ग्रह जिस ग्रह के साथ बैठ जाए या बैठ जाता है उस ग्रह के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देता है। लग्न का स्वामी जिस भाव में बैठा होता है उस भाव को विशेष फल देता है तथा उस भाव की वृद्धि को बढ़ा देता है। प्रथम भाव से तीसरे स्थान पर पापी ग्रह शुभ प्रभाव करता है, लेकिन शुभ ग्रह हो तो मध्यम फल ही मिलता है। तृतीय भाव, छठे भाव, 11वें भाव और में पापी ग्रहों का रहना शुभ माना गया है। तृतीय भाव का स्वामी तीसरे में, छठे भाव का स्वामी छठे में और 11वें भाव का स्वामी 11वें में बैठा तो ऐसे ग्रह पापी नहीं रहते, अपितु ये शुभ फल देने लगते हैं। चतुर्थ भाव में यदि अकेला शनि हो तो उस व्यक्ति की वृद्ध अवस्था अत्यंत ही दुखमय व्यतीत होता है। यदि मंगल चौथे, 7वें, 10वें भाव में से किसी एक भाव में हो, ऐसे व्यक्ति का गृहस्थ दुख से भरा होता है। पिता के साथ भी अनबन बनी रहती है, पिता से कुछ सहायता नहीं मिल पाती और जीवन भर अच्छे भाग्य की तलाश में, अच्छे भाग्य के इंतजार में ही बना रहता है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी 5वें भाव में हो और 5वें भाव का स्वामी चौथे भाव में हो तो विशेष फलदायक होता है। इसी प्रकार 9वें भाव का स्वामी 10वें भाव में हो और 10वें भाव का स्वामी 9वें भाव में हो तो विशेष अनुकूलता देने में सामर्थ्य रखता है। यदि अकेला गुरु यदि 5वें भाव में हो तो संतान को न्यून सुख प्राप्त करवाता है या प्रथम पुत्र से मतभेद करा के रखता है। जिस भाव में की जो राशि होती है, जिस भाव की जो राशि होती है उस राशि के स्वामी ग्रह को उस भाव के अधिपति का भावेश कहा जाता है। षष्ठ, 8वें और 12 भाव के स्वामी जिन भाव में रहते हैं उसे बिगाड़ते ही हैं, किंतु अपवाद के रूप में यह स्वगृही ग्रह हो तो अनिष्ट फल नहीं करते, क्योंकि स्वगृही ग्रह का फल शुभ ही होता है। छठे भाव का स्वामी जिस भाव में बैठेगा उस भाव में परेशानियां कर देगा। उदाहरण कि अगर छठे भाव का स्वामी आय भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति कितना ही परिश्रम कर ले, संभावित उसको आय उसके हिसाब से नहीं प्राप्त होगा। यदि सप्तम भाव में अकेला शुक्र हो तो उस व्यक्ति का गृहस्थ जीवन सुख में नहीं रहता, पति पत्नी के बीच में सामंजस्य की कमी रहती है, अनबन बना रहता है। अष्टम भाव का स्वामी जहां भी बैठेगा उस भाव को कमजोर कर देता है। शनि यदि अष्टम भाव में हो तो उस व्यक्ति की आयु लंबी कर देता है। अष्टम भाव में प्रत्येक ग्रह कमजोर होता है, परंतु सूर्य या चंद्रमा अष्टम भाव में हो तो कमजोर नहीं रहते। 8वें और 12वें में भाव में सभी ग्रह अनिष्टप्रद
होते हैं। लेकिन 12वें घर में शुक्र इसका अपवाद है, क्योंकि शुक्र भोग का ग्रह है और 12वां स्थान 12वां भाव भोग का है। यदि शुक्र 12वें भाव में है तो ऐसा व्यक्ति अतुलनीय धनवान और प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। द्वादश भाव का स्वामी जिस भाव में भी बैठता है उस भाव को हानि पहुंचाता है। दसम भाव में सूर्य और मंगल स्वतः ही बलवान माने गए हैं। इसी प्रकार चतुर्थ भाव में चंद्रमा और शुक्र, प्रथम भाव में बुध और गुरु, सप्तम भाव में शनि स्वतः ही बलवान हो जाते हैं तथा विशेष फल देने लगते हैं। एकादश में सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं। अपने स्वामी ग्रह से दृष्ट युक्त या शुभ ग्रह से दृष्ट भाव बलवान होता है। किस भाव का स्वामी कहाँ स्थित है तथा उस भाव के स्वामी का क्या फल है, यह भी देख लेना चाहिए। यदि कोई ग्रह जिस राशि में उस नवांश में भी उस वही हो तो यह वर्गोत्तम ग्रह कहलाता है और ऐसा ग्रह पूर्णतः बलवान माना जाता है तथा श्रेष्ठ फल देने में सहायक होता है। मित्रों, किसी भी कुंडली के फलादेश करते समय आप इन बातों को अगर याद रखेंगे तो आपका जो फलादेश है ना वो काफ़ी हद तक सटीक होगा। मित्रों, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से मुझ तक पहुंचावें, अपने मित्रों में ये चैनल्स शेयर करें। मिलता हूं नए विषय पे अगले वीडियो में। जय मां कामाख्या, आपका दिन शुभ हो।